हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें देखिए आज हम क्या देखने जा रहे हैं। इसमें आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उसमें जो आप देखिए, इसमें ये घटना चक्र आप देख सकते हैं, सामने मेरे बुक है और इसमें ये घटना चक्र की 2025 यानी कि 2025 की सीरीज़ चलाई है इन्होंने एक, और इसमें आप देख सकते हैं ये टो सीरीज़ है। तो इससे ही आज हम इसके जो भी अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हैं। आज मैंने सबसे पहले जो इसमें सेट उठाया है वो मैंने सेट नंबर 5 उठाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं ये कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करें। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि साहित्यिक चोरी से हमारा क्या मतलब है। देखिए साहित्यिक चोरी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई पीएचडी कर रहे हैं, हम कोई डिसर्टेशन या थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें यदि हमने डेटा किसी का लिया है और यदि मान लीजिए उस डेटा को हम कोट कर रहे हैं कि हमने कहाँ से लिया है, किसका डेटा है, तो ये ठीक है। लेकिन यदि हम उस डेटा को बिना कोट करे अपना बता के उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर हैं, उनकी पहचान करनी है हमको। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है ऑप्शन में मेंडले, फिर है आपका टर्निटिन, फिर है आपका कंपाइलर और फिर है आपका आइथेंटिकेट। तो इसमें से जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा, एक तो आपका है टर्निटिन और दूसरा है आपका आइथेंटिकेट। यानी कि इसके हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस मीन्स बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा CBOD, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले CBOD की हम फुल फॉर्म समझते हैं क्या है। CBOD की जो हमारी फुल फॉर्म है उसका मतलब है, देखिएगा, कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हमारा ऑप्शन है सी, यानी कि कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBOD। इसके द्वारा हम केवल कार्बोनेसियस स्रोतों से घुलित ऑक्सीजन की कमी को मापते हैं। यह जल में कार्बन आधारित पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। यह जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण के स्तर को सूचित भी करता है। तो इस तरह से इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी CBOD की, वो क्या है? कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है या हल्की लग रही है तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप साथ ही सेटिंग्स में जा कर के मेरी स्पीड को या इसकी वीडियो की जो स्पीड है इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। शिक्षण के दौरान यानी कि टीचिंग के दौरान किसकी बात कर रहे हैं? विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम इनके जो सहभागिता है वो किस विधि के द्वारा संभव है। तो 4 ऑप्शंस इन्होंने हमें दिए हैं, व्याख्यान विधि, आगमनात्मक विधि, निदर्शन विधि और आपकी है पाठ्य पुस्तक विधि। देखिए आप जानते हैं व्याख्यान विधि क्या होती है। जैसे एक टीचर क्लास में डिक्टेट करता है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो रोल होता है बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। ये एक शिक्षक केंद्रित विधि भी हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड आप देख सकते हैं निर्देशन पद्धति। ये क्या होती है निर्देशन पद्धति? देखिए इसमें जो है ना स्टूडेंट्स की और मतलब काफ़ी अच्छी सहभागिता रहती है। यह पद्धति जो होती है ये सीखने के सिद्धांतों पे आधारित है ना, और इसके प्रयोग से कक्षा में जो है भावात्मक, मनोसंचालक या आपका संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में ये जो आपकी विधि है कौन सी, निर्देशन, ये अच्छी रहती है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए जो आपकी आगमनात्मक विधि है या पद्धति है, ये आपने यदि सुना होगा साइंटिफिक मेथड होता है, उसी में हमारे 2 मेथड्स आते हैं। एक तो आपका यही होता है आगमनात्मक, दूसरा आपका होता है निगमनात्मक। तो देखिए आगमनात्मक में क्या होता है, चलिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है आगमनात्मक में यदि आपने पढ़ा है। और पाठ्य पुस्तक पद्धति क्या है? पाठ्य पुस्तक पद्धति में हम पाठ्य पुस्तक की मदद से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक पद्धति कहलाती है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारी अधिकतम सहभागिता है, जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलेगी? निदर्शन पद्धति के द्वारा। आगे देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। मीन्स मान लीजिए हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए कोई निष्कर्ष निकाला, यदि हम वही निष्कर्ष बार बार सामान्यीकृत कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, या सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये आप बार बार इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ये करेक्ट है ना। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए आप ऑप्शंस को देखिएगा, इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारा नहीं, सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें हम तीनों में सामान्यीकृत कर सकते हैं जो भी हमने निष्कर्ष निकाले हैं या जो भी हमने अपने अनुसंधान में सारांश निकाले हैं। लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान जो होता है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर यही सही होगा। देखिए ये जो आपका होता है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक नाम से पता चल रहा है हिस्टोरिकल, तो आप देखिए हिस्टोरिकल जो होता है ये आपका हिस्ट्री, यानी कि जो बीत चुका है भूत में, उस समय क्या कंडीशंस थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या परिस्थितियाँ थी, या हम बोल सकते हैं क्या दशा थी, तो उसके हिसाब से कोई घटना घटित हुई है। तो इस चीज़ को हम सेम चीज़ दोबारा हो ऐसा बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते। जबकि जो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा अनुसंधान जिसमें हम वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आपका प्रायोगिक अनुसंधान जैसे कि आप प्रयोग करते हैं, वो आपका प्रायोगिक अनुसंधान कहलाता है। देखिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है, आपको 30 प्रश्नों के जो भी आपके कहना चाहिए प्रैक्टिस करा दी जाए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ। ऐसे आपका कारणात्मक, ये है आपका तुलनापरक अनुसंधान। तो फिलहाल इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान। आगे चलते हैं, प्रतिचयन के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें कोटा प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, संगुच्छ प्रतिचयन और प्रयोजनात्मक प्रतिचयन। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो देखिए सैम्पलिंग में आप देखते हैं कि इसमें कौन सा जो टाइप है वो आपका विवेक सम्मत, प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में उसको हम जानते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कौन सा, प्रयोजनात्मक प्रतिचयन, इसी को हम विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहते हैं। एक प्रकार की गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि है। देखिए आपने सैम्पलिंग मेथड्स में यदि पढ़ा होगा तो हमने 2 तरह की सैम्पलिंग पढ़ी हैं सैम्पलिंग मेथड में, है ना। तो उसी में ये बता रहे हैं कि एक तरह की कैसी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से अपने आप ही सैम्पल्स का चुनाव करता है। देखिए हमें पता है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें से हमें मान लीजिए अपना शोध करना है, तो हम इसमें से कुछ आइटम्स को चुन लेते हैं जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे सैंपल्स कहलाते हैं, है ना। तो जब ये अनुसंधान करता होगा वो अपने विवेक से, अपने अनुसार जब इनका चुनाव करता है तो ये क्या कहलाता है, विवेक सम्मत यानी कि संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन। तो यानी 5th का जो आंसर करेक्ट है वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? तो देखिए आप यहाँ पर ये हमारे कह रहे हैं कि समष्टि जो है वो क्या है, सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को हम क्या कहेंगे? तो आप देखिए इसमें जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं यूनिवर्स, अनुमान, नेक्स्ट है हमारा प्रतिचयन, अभिकल्प, है ना। कौन कौन से हैं, यूनिवर्स, अनुमान, और हमारे जो 2 अगले ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे प्रतिचयन तथा
सांख्यिकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सही उत्तर है। ये कैसे सही उत्तर है, देखिए देखिए संगत सैंपल सूचना को हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी कहते हैं, जबकि समष्टि सूचना को हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या होती है, ये किसी भी आबादी की या किसी भी पॉपुलेशन की एक विशेषता होती है, जबकि सांख्यिकी किसे कहते हैं, ये एक नमूने की विशेषता होती है, यानी जो हमने सैंपल कलेक्ट करा है उसकी विशेषता होती है, और उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के कारक हैं। देखिए अम्लीय वर्षा आप जानते हैं ना, एसिड रेन होती है ना। एसिड रेन की वजह से ही हमारा जो ताजमहल है वो भी हमारा धीरे धीरे पीला पड़ता चला जा रहा है ना। और ये क्यों होती है, तो देखिए इसमें आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो देखिए इसमें 5 ऑप्शंस हैं और इनमें से हमें कुछ ऑप्शंस को छांटना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अम्ल यानी कि एसिड रेन के जो प्रमुख कारण हैं या जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सही है। एक आपका इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी सही है। और एक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका सही है। आपका फिर नेक्स्ट जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका सही है। ये 3 ऑप्शंस आपको जिसमें भी मिलते हैं वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे आपका ये दिया हुआ है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO, ये भी अम्ल वर्षा का कारण होता है, पर यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उसमें वो दिया हुआ नहीं है, चारों ऑप्शंस हैं नहीं, तो इसीलिए बेस्ट ये हम ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए आप, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे आप एक चीज़ और बताइएगा कि सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में किस रसायनविद ने इसके बारे में मतलब बताया था। तो ये आपके कौन थे, रॉबर्ट एंगस। कौन थे, रॉबर्ट एंगस। देखिए रॉबर्ट एंगस, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले 1852 में किसके बारे में बताया था, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था। और देखिए अम्ल वर्षा का pH मान 5 से कम होता है, यदि 5 से ऊपर है तो ये एसिड नहीं रहेगी, फिर ये क्षारीय बन जाएगी, और यदि 5 से नीचे है तो ये फिर अम्लीय हो जाएगी। और इससे क्या होता है, देखिए जो हमारे जब ये वर्षा गिरती है तो जहाँ जहाँ गिरती है उससे जो पेड़ पौधे जीव जंतु उन सब के लिए अच्छी नहीं होती, और ख़ासकर जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, उनको ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती है, ख़राब करने लगती है। इसी वजह से हमारा जो ताजमहल है वो भी धीरे धीरे पीला पड़ता चला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हैं जल में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है किस गैस की वजह से होता है। देखिए उसका जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ही जल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो धान के खेत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है, या जब पशु आपकी जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये आपकी निकलती है मीथेन। कौन सी निकलती है, मीथेन। अच्छा ये बताइए वायु प्रदूषण में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है अकेली वो कौन सी गैस है, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये अकेली ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, लगभग 50 से 60%, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ लेकिन लगभग इतना है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है, तो वो है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। देखिए यही प्रश्न आ गया, मैंने भी आपको यही बताया था। तो देखिए ताजमहल पर, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि अम्लीय वर्षा होती है उसकी वजह से ताजमहल हमारा पीला पड़ता चला जा रहा है। ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव, है ना, तो ये आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। और इसको हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, क्रैकिंग गैस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ताजमहल में धीरे धीरे मतलब ये डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, धीरे धीरे इसमें जो है कहना चाहिए इसकी फिनिशिंग वगैरह डल होती जा रही है, खुरदरा सा होता जा रहा है, पीला सा होता जा रहा है। तो ये क्रैकिंग गैस भी कहलाती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो आपकी गैस होती है इसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण फैलता है ना, और ये मुख्यतः आपके वाहनों से निकलता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है।
ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसमें निश्चित रूप से क्या होगा। तो देखिए प्रत्येक कंप्यूटर यानी इसका मतलब ये है कोई भी कंप्यूटर जो कि आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस आप समझते हैं, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या चीज़? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी से हमारा जो है क्या जुड़ा होता है, कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जुड़ा होता है। और देखिए ये जो हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस होता है, ये सभी कंप्यूटर्स का अपना अलग अलग एक तरह का नंबर होते हैं जिसकी वजह से ही हम पहचान पाते हैं यदि मान लीजिए कोई आपराधिक गतिविधि हुई है या कुछ भी हुई है तो किस कंप्यूटर से हुई है, ये इसी आईपी एड्रेस के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया। देखिए हमारी जो कंप्यूटर जनरेशन्स हैं वो हमारी 5 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए आप इसमें जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी यानी सबसे पहले जब कंप्यूटर्स का विकास हुआ तो ये हमारा जब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1942 से 1955 के बीच में। और इसमें हमने सबसे पहले क्या यूज़ करा था, इसमें यूज़ किया गया था क्या, वैक्यूम ट्यूब। तो ये तो आपकी फर्स्ट जनरेशन में था, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जनरेशन की यदि बात आती है तो इसमें हमने क्या यूज़ करा था, इसमें हमने यूज़ करा था ट्रांजिस्टर्स का। किसका यूज़ करा था इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो देखिए थर्ड में हमने क्या यूज़ करा था, इसमें हमने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किस में किया था हमने, थर्ड पीढ़ी में। फोर्थ की यदि मैं बात करती हूँ, फोर्थ जनरेशन की, तो इसके अंदर हमने किस चीज़ का यूज़ करा था, इसमें हमने VLSI यानी कि VLSI इसका हमने यूज़ करा था। ये क्या है, ये है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इनका इस्तेमाल करा था। साथ में माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ हमने फोर्थ जनरेशन में किया था। अब यदि हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो हमने इसमें क्या यूज़ करा था, इसमें हमने क्या करा था, ULSI इसका यूज़ करा था, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए ये जो तीन है ये दोनों भी कॉमन है, लेकिन फ़र्क किसका है, यहाँ पे हमने वेरी लार्ज था, यहाँ क्या था, अल्ट्रा लार्ज, इसका अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में। इसका मतलब क्या है, जीबी का मतलब होता है हमारा क्या, गीगाबाइट। गीगाबाइट आप समझते हैं, देखिए आपने सुना होगा, केबी सुना होगा आपने, है ना, आपने मेगाबाइट सुना होगा, है ना, आपने जीबी सुना होगा, टीबी सुना होगा। ये सब क्या है, हमारी ये मेमोरीज़ हैं और जिनको हम मापते हैं या जिसमें हमारी कोई भी वीडियोस वगैरह होती हैं। आपने भी ये देखा होगा कि कोई वीडियो है तो वो कितने MB की है या कितने GB की है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरीज़ होती हैं उसमें GB का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका गीगाबाइट, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिएगा, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र सामग्री मतलब सिस्टम, आपका सिस्टम में नहीं आएगी। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहले ऑप्शंस जो दिए हैं वो हम देखते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, है ना। तो ये आप देखिएगा, और लास्ट है हमारा प्रचालन तंत्र। ये चार हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन हमें देखना है ध्यान से, नहीं है ना। तो नहीं है में हमारा क्या आएगा, देखिए प्रिंटर भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन ये जो है प्रचालन तंत्र ये नहीं है। ये क्यों, देखिएगा हमारा कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने वाले इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं। देखिए कंप्यूटर को दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने वाले जो इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है हमारा, ऑप्शंस देख लीजिए, मेमोरी, प्रोग्राम, स्टोरेज या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा प्रोग्राम, है ना। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले जो समूह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14।
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट से क्या मतलब है? वार्षिक बजट से मतलब है हमारा जो हमारा हर साल 1 फरवरी को जो केंद्रीय सरकार बजट की जो घोषणा करती है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है ना। और आप को मैं बता दूँ जो हमारा संविधान है इसमें ये अनुच्छेद नंबर 112 के अंतर्गत आता है और साथ ही में जो बजट शब्द है इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या आपका इसका जो उत्तर हो गया वो आपका क्या हो गया? 112 अनुच्छेद के अंतर्गत ये है। और इसका जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम, किस नाम से? बजट के नाम से नहीं करते हैं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण, पर हम लोग आम तौर पे इसको वार्षिक बजट ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? सिल्क पत्र ये जो आपका षड्यंत्र है इससे कौन संबंधित था? तो आप ऑप्शन देखिएगा, सूर्यसेन, वी.डी. सावरकर, महेंद्र प्रताप या ओबेदुल्ला सिंधी। तो देखिए ये जो आपके थे ओबेदुल्ला सिंधी, यही आपके सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित थे। और ये जो आपका षड्यंत्र था ये आपका 1913 से लेकर के 1920 के बीच में चला था। 1913 से 1920 के बीच में चला गया था। और नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारा दूसरा, पहला नहीं पूछ रहे हैं, पहला तो सभी को पता है जुपिटर है ना। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा शनि। दूसरा हमारा कौन सा है? शनि जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। अच्छा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है तो इसका उत्तर क्या होगा? बुध। बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है ना, स्मॉलेस्ट। और यदि आपसे पूछा जाए सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह है तो उसमें भी आपका उत्तर होगा बुध। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो आपका क्या होगा? वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून ही ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा समय में सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। मीन्स जो वो परिभ्रमण करता है या जो भी करता है सूरज के चारों ओर, मीन्स जो रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन जो करता है, तो वो कितने समय में करता है आप मुझे बता सकते हैं? इसका आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारा वरुण ग्रह है वो कितने वर्षों में सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। अच्छा, अब देखिए चंद्रमा, ये क्या है? ये हमें पता है प्राकृतिक उपग्रह है किसका? धरती का, है ना। अच्छा, वलय कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो देखिए एक तो शनि हो गया, और कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा है। अच्छा, ये बताइए कि खूबसूरती का देवता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वीनस को। भौर का तारा वीनस को, है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन तो वो भी आपकी वीनस है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह तो वो भी आपका वीनस है ना। तो ये आपके इस तरह से थोड़े से मैंने पॉइंट्स बता दिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं हमारे 1996, 1997, 1998 और 1995। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा 1998, यानी कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखिए ये जो योजना है ये किसानों से संबंधित है। कृषि गतिविधि के लिए उनको बिना किसी फॉर्मेलिटी के या बिना किसी बाधा के समय पर उनको जो है ऋण उपलब्ध हो जाए या लोन उनको मीन्स अवेलेबल हो जाए, उसके लिए ही ये किसान क्रेडिट योजना है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है? 2% की। और साथ में जो किसान अपने लोन को समय पर चुका देते हैं तो उन किसानों को 3% की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। कितने प्रतिशत की? 3% की उनको प्रोत्साहन छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अब हम 18 देखेंगे। वर्ष 2015 के पूर्व योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता था? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट
काउंसिल, ठीक है, एनडीसी। और एनडीसी जो है इसका जो गठन हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो देखिए एनडीसी का हमारा गठन हुआ था 1952 में, है ना, और 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कहा है इन्होंने 2015 से पूर्व, है ना, तो 2015 के बाद क्या चेंज हुआ? 2015 के बाद योजना आयोग जो थी ये संस्था जो है अब नहीं रही है, इसकी जगह अब कौन सी संस्था आ गई है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो अब नीति आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का काम यही करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। पर फर्क क्या है कि योजना आयोग अब नहीं है, उसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा ये बताइए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? यहाँ पे अतिवादी पहले तो हम समझेंगे क्या है। देखिए जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो धीरे धीरे 2 भागों में बट गई, है ना, और जब 2 भागों में बटी तो एक तो थे नरम दल और एक था आपका गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल। नरम दल यानी कि जिनका कहना था उदारवादी, है ना, जिनका मानना ये था कि सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, यदि हमें उससे आज़ादी पानी है तो हमें उससे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से या सभाओं के माध्यम से या प्रस्तावों भाषणों आदि के माध्यम से नम्रता के साथ जो है इस बात को रखना चाहिए। लेकिन जो गरम दल था, है ना, जिसको हम अतिवादी कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा गरम दल था उसका क्या मानना था? उसका मानना ये था हमारा कि नहीं, इन सब से काम नहीं चलेगा, नरमी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें जो है अपनी मांगों को ज़ोरदारी से रखना चाहिए। ये सभी लोग गरम विचारों के थे, तो इन्हीं को हमने अतिवादी या गरम दल का है। तो इसमें हमारे जो मुख्य रूप से 3 नेता आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं? तो देखिए उसमें हम बेसिकली लेते हैं, एक तो आपके ये हैं, हाँ, लाला लाजपत राय, एक है आपके विपिन चंद्र पाल और एक है आपके बाल गंगाधर तिलक, और इन्हीं को हम कहते हैं लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। तो ये अतिवादी नेता थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं। तो दिस मीन्स व्हाट? आंसर विल बी योर आंसर नंबर 1 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये आपके अतिवादी नेता नहीं थे, ठीक है, बाकी के जो 3 थे ये आपके अतिवादी नेता थे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो उसमें ये अगर चीज़ आए तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जल्दीबाजी में टेंशन की वजह से हम लोग नहीं वर्ड भूल जाते हैं, और जब हमें उत्तर लगाना होता है तो या तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या हम सोचते हैं प्रश्न ही गलत दिया हुआ है, या हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में गलत उत्तर लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए क्राफ्ट संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, बिल्कुल सही, ये आपका लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय ये आपके अगर वाराणसी में? नहीं, ये वाराणसी में नहीं है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये आपका कन्नौज में है, बिल्कुल सही, ये आपका कन्नौज में है। नेक्स्ट है हमारा डाक टिकट संग्रहालय, ये आपका सहारनपुर में है, बिल्कुल सही, ये हमारा सहारनपुर में है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो गया? नहीं। तो नहीं में तो ये आ रहा है ना, यानी कि ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है। तो फिर ये कहाँ है? ये आपका फिरोज़ाबाद में है। फिरोज़ाबाद आपने शायद सुना होगा, फिरोज़ाबाद का नाम। फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, और ग्लास का मतलब क्या है? कांच, ठीक है। अच्छा, फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो वर्तमान में नाम जो परिवर्तित हो गया है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? तो वो है आपका चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर, ठीक। अब आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए फिरोज़ाबाद फेमस है चूड़ी के लिए, तो चूड़ी कैसी होती है? चांद की तरह गोल गोल, तो आप इससे याद रखिए चंद्रनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका, चलिए पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जीबी जोशी और महात्मा गांधी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या कहा था? ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। खून का दरिया किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, गलत। नेक्स्ट है रोजगार सृजन को बढ़ाना, ये भी नहीं है हमारा। अगला देखिएगा,
जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, ये भी नहीं है। लास्ट है हमारा फोर्थ कौन सा है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ये आपका चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन बनता है और करेक्ट ऑप्शन बनता है। आगे देखिए इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। ये हमारा है प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो हमारा पंचायती राज था, इसमें ये जो है बलवंत राय मेहता जी हैं, इन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी और उसके ये हेड थे। ये कमेटी कब बनी थी, 1957 में बनी थी। उन्होंने भी अपनी कुछ सिफारिशें दी थी, उसके आधार पर ही हमारा ये जो पंचायती राज है इसका गठन हुआ था। और उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी भी आई थी। अभी आपका सिविक्स वाला जो पोर्शन है पॉलिटिकल वाला जीएस में, उसमें पूछ लेते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, किसको, पंचायती राज को। तो ये आपका जो संविधान संशोधन था वो था आपका कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये किस ईयर में आया था, तो ये आपका आया था 1992 में, ठीक है। इसके द्वारा ही इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था। तो ये किसने लिखा था, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लिखा गया था आपके भगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह जो थे उन्होंने ही लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लिखा था। और ये कब लिखा था, 1930-31 में, ठीक है। भगत सिंह को आपको पता ही होगा फांसी दे दी गई थी, है ना। क्यों फांसी दी गई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा क्या था जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यदि आपको पता हो। और उनके 2 साथी और थे जिनको उनके संग फांसी दी गई थी, एक तो थे सुखदेव और तीसरे कौन थे, अगर आपको उनका नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। देखिए अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जनगणना वाले पोर्शन में। जनगणना 2011 पूछ रहे हैं ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इन ऑप्शंस के हिसाब से 15वां ऑप्शन है। अब देखिए जनगणना भी 2 तरीके से हम बात करते हैं। एक है आज़ादी के बाद यदि पूछा जाए, है ना, यानी कि 1947 के बाद। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा तो उसका जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपका होगा 7वां, ठीक है, 7th। और अगर टोटल मिला के पूछते हैं तो ये आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका 15वां, ठीक है। टोटल में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो हमारी हुई थी 1972 में, ठीक है। और ये जो थी आपकी लॉर्ड मेयो, जो मेयो थे ब्रिटिश अधिकारी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और नियमित रूप से यदि पूछा जाए जनगणना कब से प्रारंभ हुई है, तो ये आपकी हुई है 1981 से। किसके समय में, रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन, है ना, इनको हम बोल सकते हैं रिपन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सा, लिखा पानी। तो देखिए लिखा पानी हिमनद, सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है या इसमें जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है आपका, इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही लिखा पानी हिमनद है। अच्छा ये बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी ईटानगर। कौन सी है, ईटानगर, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे देखिए, अच्छा अब हम यहाँ पे साथ ही साथ ये जो ऑप्शंस दिए इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं यदि आपसे पूछा जाए, तो एक तो है आपका शिपकिला दर्रा, ठीक है, दूसरा है आपका शिपकिला दर्रा और दूसरा है आपका रोहतांग दर्रा, तीसरा है आपका बाड़ालाचा, ठीक है। शिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, ये जो 3 है ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। अच्छा यदि हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन कौन से हैं, सिक्किम में हैं आपके 2 दर्रे हैं, एक तो है आपका नाथुला और एक है आपका जेलपा। कौन सा, जेलेपला, है ना, एक है आपका नाथुला और दूसरा है आपका जेलेपला। अच्छा यदि उत्तराखंड का पूछ लें आपसे, कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में, तो एक तो है आपका नीति दर्रा, एक है आपका माना दर्रा और एक है आपका लिपू लेक दर्रा। कौन सा, लिपू लेक दर्रा। अब देखो इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो, देखिए हमने मिलके कोई नीति बनाई, उसको सबने मान लिया और उसको सबने लिख लिया, है ना। एक नीति बनाई जिसको सबने लिख लिया और मान लिया, ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि एक नीति बनाई उसको सबने मान लिया और फिर उसको सबने लिख लिया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की नीति, माना, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए कि जो आपकी आयोजित की गई थी ये आपकी पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। यानी कि अब आपका जो इसका सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? इस्लामाबाद, है ना, क्योंकि इस्लामाबाद ही पाकिस्तान के अंदर है। तो इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है कौन सी? 23वीं बैठक आपकी आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें यदि हम पूछे भारत की तरफ से कौन गया था, तो भारत की तरफ से हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री वो गए थे। बताइए कौन है केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे? तो ये हैं आपके एस जयशंकर, एस जयशंकर। अब आप देखिए कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए हो सकता है जो मेरे पढ़ाने का तरीका है या जो मेरे समझाने का तरीका है आपको ना समझ में आए, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने कैसे ध्यान रखा है, जय जय जय। तो हमारी जयकार कहाँ होनी चाहिए? हमारी जयकार देश में भी होनी चाहिए, विदेश में भी होनी चाहिए। हमारे देश भारत की है ना, तो इस तरह से मैंने याद रखा है कि ये कौन है? विदेश मंत्री हैं। कौन? एस जयशंकर। ठीक है, यदि आपके पास भी कुछ और बेहतर हो ध्यान रखने का तो आप शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है? कौन सा? पहला डार्क स्काई पार्क, है ना। और ये पहला, देखिए जहाँ भी पहला वर्ड जुड़ गया समझ लीजिए वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम्स के लिए। तो इसमें जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? ये है हमारे पेंच बाघ अभ्यारण्य को, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य को, अचानकमार या उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य को। तो सबसे पहला कौन सा है? ये है हमारा पेंच बाघ अभ्यारण्य को पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा ये बता सकते हैं कहाँ पर है? ये आपका जो है ये आपका एमपी में है। बेसिकली कहाँ पर आता है आपका? ये आपका एमपी में है। ठीक है, एमपी। और वैसे देखा जाए तो ये हमारा जो भारत में जो ये हमारा एमपी है बीच में, और इधर जो हमारा महाराष्ट्र आता है, सही बताऊँ तो ये इन दोनों में ही लगता है। तो ये अगर मेनली जो इसका ज़्यादा पोर्शन है वो एमपी में है, लेकिन वैसे अगर आपसे दो राज्य पूछ लिए जाएँ तो ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में ही माना जाएगा। कौन सा? आपका पेंच बाघ अभ्यारण्य। आगे देखते हैं। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? कौन सा? वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। तो ये आपका ये पूछ रहे हैं कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है हमारे कोलकाता, न्यू दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो कौन सा है? इसमें हमारा जो सबसे पहला सही उत्तर है वो है आपका न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में आपका एआई शिखर सम्मेलन 2024 जो है आयोजित किया गया, और नई दिल्ली में ये भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में। आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी आप सभी को पता होगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है ना। और ये हमारी जो रिपोर्ट है, क्या आप इसका मुझे क्रम बता सकते हैं कौन सा है? यदि आपको क्रम पता है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा क्रम है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो देखिए इसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण के लिए है? मतलब टोटल पूछ रहे हैं, वन के लिए भी और वृक्षावरण के लिए भी। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है 21.71, 24.56, 30.33% और 25.17%। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका ये है। 25.17% जो है आपका वन और वृक्षावरण का प्रतिशत हो गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अच्छा बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस राज्य में है क्षेत्रफल के हिसाब से? वो है आपके एमपी में। और परसेंटेज वाइज तो ये है आपके मिज़ोरम में। कहाँ पर है? मिज़ोरम में। चलिए तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ी पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।